चाणक्य ने एक बार कहा था, बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भी ये उजागर नहीं करना चाहिए कि उसकी दौलत छिन गई है। ये लाइन आज भी उतनी ही असरदार लगती है जितनी हजारों साल पहले रही होगी। और आज हम ऐसे ही विचारों के खजाने यानी खुद चाणक्य की दुनिया को खंगालने वाले हैं। सवाल ये है कि क्या उनकी बातें, उनकी नीतियां आज की इस कॉम्प्लिकेटेड दुनिया के लिए एक सर्वाइवल गाइड है या फिर सिर्फ एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बनकर रह गई हैं? ये सवाल बहुत जरूरी है और आज हम उनके ग्रंथ चाणक्य नीति से मिली जानकारी के आधार पर इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, वो सिर्फ एक शिक्षक या दार्शनिक नहीं थे। वो एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य जैसे एक साधारण युवक को, आप सोचिए, भारत का सम्राट बनाने में मदद की। उनकी सोच के दो पहलू हैं। एक है अर्थशास्त्र, जो एक राजा को राज कैसे चलाना है इस पर बहुत प्रैक्टिकल, यहां तक कि क्रूर सलाह भी देता है। मतलब अ प्योर पॉलिटिकल प्लेबुक। एग्जैक्टली। और दूसरी तरफ है चाणक्य नीति, जो आम इंसान को एक नैतिक और सफल जीवन जीने के सूत्र देती है। और आज हमारी बातचीत इसी नीति पर होगी। और कमाल की बात यह है कि भारत के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिव शंकर मेनन जैसे लोग भी आज के दौर में उनकी रणनीतिक सोच को समझने की सलाह देते हैं। अच्छा। हाँ, नई दिल्ली का पूरा डिप्लोमैटिक इलाका चाणक्यपुरी उन्हीं के नाम पर है। तो रेलेवेंस तो आज भी है। तो चलिए इसी रेलेवेंस की तह तक चलते हैं। सबसे पहले उनकी सोच की बुनियाद को पकड़ते हैं। मुझे हमेशा से उनके कर्म और भाग्य वाले सिद्धांत में एक कॉन्ट्राडिक्शन सा महसूस हुआ है। एक तरफ वो कहते हैं कि इंसान अपने कर्मों का फल खुद भोगता है। हाँ, उनका एक बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फलम अश्नुते। यानी आत्मा या व्यक्ति वो अपने कर्म खुद करता है और उसका फल भी खुद ही पाता है। इस दुनिया में भटकना या इससे मुक्त होना सब कुछ आपके अपने हाथ में है। इट्स ऑल अबाउट पर्सनल अकाउंटेबिलिटी, राइट? यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। राइट। लेकिन फिर वो ये भी कहते हैं कि 5 चीजें, आयु, काम, पैसा, पढ़ाई और मौत, ये सब तो इंसान के पैदा होने से पहले ही तय हो जाती हैं। आयु, कर्म, वित्तंच, विद्या, निधनम एवच। हाँ, ये तो एकदम उल्टा लगता है। अगर सब कुछ पहले से तय है तो फिर मेरे कर्मों का क्या मतलब? हमारा कितना कंट्रोल है और कितना प्री डिसाइडेड? बेहतरीन सवाल। और यही चाणक्य की सोच की खूबी है। वो कोई आइडियलिस्ट नहीं थे, वो एक हार्डकोर प्रैग्मेटिस्ट थे। वो मानते थे कि आपको अपना कर्म, अपना काम 100% एफर्ट के साथ करना है, जैसे कि सब कुछ आप पर ही निर्भर करता है। लेकिन साथ ही आपको ये भी मानना होगा कि कुछ चीजें हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर हैं। अच्छा। ये एक तरह का मेंटल मॉडल है। मेहनत पूरी करो, पर अगर नतीजा उम्मीद के मुताबिक ना आए तो उसे भाग्य मानकर निराश मत हो और आगे बढ़ो। ये आज के स्टोइज्म जैसा है। बिल्कुल। फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल, एक्सेप्ट व्हाट यू कांट। ये दिलचस्प नजरिया है। एक्शन पर फोकस करो, रिजल्ट की चिंता में मत घुलो। इसी फिलॉसफिकल बेस से एक और सवाल उठता है, आत्मा का। क्या उन्होंने इस एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को भी इतने ही प्रैक्टिकल तरीके से समझाया है? बिल्कुल। उन्होंने बहुत खूबसूरत एनालॉजीज दी हैं। वो कहते हैं कि आत्मा को शरीर में वैसे ही पहचानो जैसे फूल में सुगंध, तिल में तेल, लकड़ी में आग, दूध में घी और गन्ने में गुड़ होता है। पुष्पे गंधम तिले तेलम। हाँ, वो ये नहीं कह रहे कि आत्मा कोई रहस्यमयी चीज है। वो कह रहे हैं कि ये तुम्हारे अंदर का सार है, अ कोर एसेंस। इसे पहचानने का मतलब है सेल्फ अवेयरनेस, ये जानना कि तुम्हारी असली ताकत क्या है। ठीक है, तो ये तो हुई फिलॉसफिकल फाउंडेशन। अब आते असल दुनिया में। इस सेल्फ अवेयरनेस के साथ एक इंसान को सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए क्या चाहिए? चाणक्य के टूल किट में पहला टूल क्या है? मुझे लगता है ज्ञान ही होगा। हाँ, ज्ञान यानी विद्या। वो उनके लिए नॉन निगोशिएबल थी। वो एक बहुत कह सकते हैं कठोर उपमा देते हैं। कहते हैं विद्याहीन व्यक्ति का जीवन कुत्ते की पूंछ की तरह बेकार है। ओहो। हाँ, जो न तो उसके गुप्तंगों को ढक सकती है और न ही कीड़े मकोड़ों को भगा सकती है। श्वान पुच्छमी में व्यर्थम जीवितम विद्या बिना। बात कड़वी है लेकिन सीधी है। बिना ज्ञान के जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। और वो ज्ञान को सोशल स्टेटस से भी ऊपर रखते थे ना। कहते थे कि एक विद्वान अगर निम्न कुल में भी पैदा हुआ हो तो देवता भी उसकी पूजा करते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक पेंच है। हाँ? वो ये भी कहते हैं कि ज्ञान गुरु की सेवा और परिश्रम से ही मिलता है।
ठीक वैसे ही जैसे कुदाल से जमीन खोदकर पानी निकाला जाता है। एक मिनट, यहाँ मुझे फिर एक कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है। बताइए। अगर एक विद्वान की हर जगह पूजा होती है तो ज्ञान अपने आप में एक पावर हुई, लेकिन फिर गुरु की सेवा करने की क्या जरूरत है? क्या ज्ञान खुद एक ताकत है या वो गुरु के आशीर्वाद से मिलती है? ये बहुत बारीक पॉइंट है। चाणक्य के लिए ज्ञान सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना नहीं है, वो अनुभव और विनय से आता है। गुरु की सेवा का मतलब सिर्फ शाब्दिक सेवा नहीं, अच्छा, बल्कि सीखने के लिए डेडिकेशन और ह्यूमिलिटी दिखाना है। बिना ह्यूमिलिटी के आपको ज्ञान तो मिल सकता है, विद्या यानी विजडम नहीं मिलेगी। मतलब आप ज्ञानी बन सकते हैं पर विद्वान नहीं। एग्जैक्टली। और सम्मान विद्वान का होता है, सिर्फ ज्ञानी का नहीं। समझ गए। तो ज्ञान तो जरूरी है, लेकिन प्रैक्टिकल दुनिया में सिर्फ ज्ञान से तो पेट नहीं भरता, पैसे की भी जरूरत पड़ती है। वेल्थ को लेकर चाणक्य का क्या टेक था? क्योंकि एक तरफ तो हम उन्हें एक संत की तरह देखते हैं और दूसरी तरफ वो चंद्रगुप्त को राजा बना रहे थे, जो दौलत और सत्ता का केंद्र था। वो पैसे को लेकर बहुत क्लियर थे। उनका पहला नियम था आपदर्थम धनम रक्षेत, यानी बुरे वक्त के लिए पैसा बचाकर रखो। हाँ, और रेनी डे फंड। ये तो आज भी हर फाइनेंशियल प्लानर कहता है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी था कि पैसा आता कहां से है। यहीं पे नैतिकता की बात आ जाती है। हाँ, वो साफ कहते हैं, ऐसा पैसा कभी मत चाहो जो किसी को दुख देकर, अधर्म करके या दुश्मन के आगे झुककर मिले। अति कष्टेन ये च अर्थाः। और यहाँ वो बात आती है जो आपने शो की शुरुआत में कही थी कि अपनी दौलत छिन जाने की बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। हाँ, ये सलाह इसलिए नहीं है कि आप दिखावा करें, बल्कि इसलिए कि आर्थिक कमजोरी आपको वल्नरेबल बनाती है। लोग आपका फायदा उठा सकते हैं। ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है अपनी सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए। और इन्होंने लोगों को धन और सम्मान के पैमाने पर भी बांटा था। हाँ, और ये ऑब्जर्वेशन आज भी उतनी ही सच्ची है। उन्होंने लोगों को 3 कैटेगरीज में बांटा। अधम लोग जो सिर्फ पैसा चाहते हैं, मध्यम लोग जिन्हें पैसा और इज्जत दोनों चाहिए, और उत्तम लोग जो सिर्फ सम्मान चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए सम्मान ही सबसे बड़ी दौलत है। अधमा धनम इच्छन्ति। ये एक तरह से मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स का प्राचीन भारतीय वर्जन है। आप कह सकते हैं, बिल्कुल। तो पैसा जरूरी है, पर सम्मान उससे भी बढ़कर। और सम्मान अक्सर आपके रिश्तों से जुड़ा होता है। मुझे लगता है कि धन के बाद असली दौलत अच्छे रिश्ते ही हैं। दोस्त और दुश्मन, इनको लेकर उनकी क्या पहचान थी? उनकी दोस्त की परिभाषा एक तरह से दोस्ती का स्ट्रेस टेस्ट है। वो कहते हैं, सच्चा दोस्त वो है जो उत्सव में, यानी आपकी सफलता में, संकट में, अकाल में, दुश्मन के हमले के वक्त, राज दरबार में, और शमशान में साथ खड़ा रहे। उत्सवे व्यसने प्राप्ते, हाँ, यानी आपके सबसे अच्छे और सबसे बुरे दोनों वक्त में। आज के जमाने में शायद हम कहेंगे कि सच्चा दोस्त वो है जो आपके लिंक्डइन प्रमोशन पर जेन्युइनली खुश हो और आपके मुश्किल ब्रेकअप में भी रात को 2 बजे आपका फोन उठाए। बिल्कुल भाई बात है। और जहां तक दुश्मनों की बात है, उनकी सलाह एकदम प्रैक्टिकल और रणनीतिक है। वो कहते हैं, शक्तिशाली दुश्मन से उसकी तरफदारी करके, यानी डिप्लोमेसी से निपटो। दुष्ट दुश्मन से बचकर रहो, इंगेज ही मत करो। और बराबर की ताकत वाले दुश्मन को विनय या बल, जो भी जरूरत हो, उससे जीतो। अनुलोमेन बलिनम नहीं, इट्स सिचुएशनल स्ट्रैटेजी। अब तक की बातचीत से ये लग रहा है कि चाणक्य नीति पर्सनल ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए एक बेहतरीन गाइड है। लेकिन चाणक्य सिर्फ एक सेल्फ हेल्प गुरु नहीं थे, वो एक नेशन बिल्डर थे। तो उनकी सलाह समाज और शासकों के लिए क्या थी? और यहीं पर शायद कुछ ऐसी बातें आएंगी जो आज हमें कंट्रोवर्शियल लग सकती हैं। हाँ, और यहीं पर हमें अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति का फर्क समझना होगा। अर्थशास्त्र में वो राजा को सलाह देते हैं कि जरूरत पड़ने पर जासूसी, धोखा, यहाँ तक कि अपने रिश्तेदारों को मरवाने से भी पीछे न हटे, अगर राज्य की भलाई के लिए जरूरी हो। बाप रे! लेकिन चाणक्य नीति में वो आम लोगों को नैतिक जीवन की सलाह देते हैं। ये दिखाता है कि वो व्यक्ति और शासक के लिए अलग-अलग मॉरल कोड्स तय करते थे। The needs of the many outweigh the needs of the few वाला सिद्धांत। कुछ वैसा ही उनका एक बहुत मशहूर सूत्र है, कुल के लिए एक व्यक्ति को, गांव के लिए कुल को, देश के लिए गांव को और अपनी आत्मा के लिए पूरी पृथ्वी को त्याग दो। त्यजेदेकम कुलस्यार्थे। ये तो ग्रेटर गुड की अल्टीमेट डेफिनेशन है। लेकिन जब हम समाज पर उनके विचारों को देखते हैं तो हमें उस युग की सीमाएं भी नजर आती हैं। आप महिलाओं और सामाजिक वर्गीकरण पर उनके विचारों की बात कर रहे हैं। ये एक ट्रिकी सब्जेक्ट है। हाँ, चाणक्य नीति में एक सूत्र है जो कहता है कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियों में भूख 2 गुनी, शर्म 4 गुनी, साहस 6 गुना और कामेच्छा 8 गुनी होती है।
स्त्रीणाम द्विगुणा आहारो। एक और सूत्र में झूठ, माया, मूर्खता, लालच और निर्दयता को स्त्रियों का स्वाभाविक दोष बताया गया है। अनुरितम साहसम माया। ये सुनने में बहुत बहुत कठोर और मिसोजिनिस्टिक लगता है। तो जब हम चाणक्य को एक मास्टर रणनीतिकार के रूप में पढ़ते हैं, तो क्या हमें इन विचारों को नजरअंदाज कर देना चाहिए, या ये उनके पूरे दर्शन का एक जरूरी हिस्सा है जिसे हमें समझना होगा, चाहे वो कितना भी अनकंफर्टेबल क्यों ना हो? हमें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और ना ही इसे आज के स्टैंडर्ड से जज करके पूरी तरह खारिज कर देना चाहिए। इसे एक हिस्टोरिकल लेंस से देखना जरूरी है। ये विचार उस समय के पेट्रियार्कल समाज का एक प्रतिबिंब है। मतलब ये हमें बताते हैं कि उस दौर में महिलाओं को कैसे देखा जाता था। बिल्कुल। इसे पढ़कर हम ये समझ सकते हैं कि हमारा समाज वहां से आज तक कितना आगे आया है। ये चाणक्य की व्यक्तिगत राय से ज्यादा उस युग की सामाजिक सोच का एक रिकॉर्ड है। और जाति व्यवस्था के बारे में क्या वो जन्म आधारित व्यवस्था के कट्टर समर्थक थे? यहाँ भी उनकी सोच में एक कॉम्प्लेक्सिटी है। एक तरफ उनके लेखन में उस समय के पूर्वाग्रह दिखते हैं, जैसे एक जगह एक यवन यानी विदेशी को 1000 चांडालों के बराबर नीच बताया गया है। ओह। लेकिन दूसरी तरफ वो ब्राह्मणों को जन्म से नहीं बल्कि कर्म से परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि जो ब्राह्मण मांस बेचता है वो शूद्र ब्राह्मण है, जो दूसरों के काम में अड़ंगा डालता है वो मार्जार यानी बिल्ली जैसा ब्राह्मण है। अच्छा, तो वो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहे थे कि आपका कर्म आपके जन्म से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, एक संकेत तो मिलता है। तो अब हम अपनी चर्चा के शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। चाणक्य नीति एक सर्वाइवल गाइड या एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट? इतने सारे लेयर्स देखने के बाद ये सवाल और भी मुश्किल लगता है। मुझे लगता है इसका जवाब दोनों है। ज्ञान का महत्व, बुरे समय के लिए तैयारी, रिश्तों की परख और रणनीतिक सोच, ये सब टाइमलेस सर्वाइवल स्किल्स हैं। ये आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। और जो बातें कंट्रोवर्शियल हैं, हाँ, समाज, महिलाओं और जातियों पर उनके विचार, वो हमें याद दिलाते हैं कि ये 2000 साल से भी ज्यादा पुराना टेक्स्ट है। वो हिस्से इसे एक महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बनाते हैं जो हमें प्राचीन भारत के मूल्यों, उसकी समझ और उसके पूर्वाग्रहों की एक झलक देता है। मतलब हमें इसमें से अपने काम की विजडम निकालनी है, लेकिन इसे आंख बंद करके फॉलो नहीं करना है। बिल्कुल। उसे आज के कॉन्टेक्स्ट में अडैप्ट करना है। हाँ, यही किसी भी प्राचीन ग्रंथ को पढ़ने का सही तरीका है। तो चलिए इस गहरी बातचीत को एक आखिरी विचार के साथ खत्म करते हैं, जो हमारे सुनने वालों को सोचने पर मजबूर कर दे। चाणक्य का एक बहुत ही प्रसिद्ध सूत्र है, व्यक्ति को बहुत सीधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जंगल में सीधे पेड़ ही सबसे पहले काटे जाते हैं, टेढ़े मेढ़े पेड़ तो बच जाते हैं। नात्यंतम सरलैर्भाव्यम। बहुत ही प्रासंगिक विचार है आज के कॉर्पोरेट जंगल के लिए। तो सवाल ये है, आज की इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में लंबा टिके रहने और सफल होने के लिए क्या ज्यादा फायदेमंद है? पूरी तरह से सीधा, सच्चा और ट्रांसपेरेंट होना, या फिर सरवाइव करने के लिए जरूरत पड़ने पर रणनीतिक रूप से थोड़ा टेढ़ा होना? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।